नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल ISPCS सॉल्यूशन पर। हम लोग AEDO का प्रैक्टिस से डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें सेट नंबर 16 है। चलते हैं प्रश्नों की ओर। सेट 16 के पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहला में कह रहा है कि GI टैग को किस संस्था द्वारा दिया जाता है। ए में है ब्रिक्स, बी में है WTO, सी में है वर्ल्ड बैंक, डी में है यूनेस्को। तो GI टैग किस संस्था के द्वारा दिया जाता है, तो ये दिया जाता है WTO के द्वारा, यानी बी हमारा राइट आंसर होगा। 2 नंबर कह रहा है कि भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है। कच्छ की खाड़ी, मन्नार खाड़ी, खंभात खाड़ी या गंगा नदी। तो सबसे अधिक अनुकूल परिस्थितियां खंभात की खाड़ी में पाई जाती है, सी हमारा राइट आंसर है। 3rd नंबर पे चलते हैं। 3rd नंबर कह रहा है कि नामचिक नमफुक कोयला क्षेत्र कहाँ है। मणिपुर, असम, तमिलनाडु या अरुणाचल प्रदेश। तो ये कोयला क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, नामचिक नामफुक। तो ये पाया जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश में, यानी डी हमारा राइट आंसर है। 4 नंबर कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार नहीं उगते हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार कहाँ नहीं उगते हैं। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, अंडमान द्वीप और उत्तर पूर्वी क्षेत्र। तो ये पश्चिमी घाट में भी होते हैं, अंडमान द्वीप में भी होते हैं और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। उष्णकटिबंधीय वहाँ होता है जहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, पर पूर्वी घाट में नहीं होता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर कह रहा है कि उच्च तापमान और वाष्पीकरण के कारण किस प्रकार की मिट्टी विकसित होती है। शुष्क मिट्टी, वन मिट्टी, काली मिट्टी या लाल मिट्टी। तो उच्च तापमान और वाष्पीकरण के कारण शुष्क मिट्टी, जिससे कि जो रेगिस्तान वगैरह में पाया जाता है, वो विकसित होता है, यानी ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 6 नंबर कह रहा है कि अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का प्रमुख कारण क्या है। उनकी ऊंचाई में भिन्नता, उनकी समुद्र से दूरी, शिमला में बर्फबारी या अमृतसर में प्रदूषण। तो इसका भिन्नता का मेन रीजन क्या है, तो उनकी ऊंचाई में भिन्नता। नेक्स्ट पे चलते हैं। 7 नंबर कह रहा है कि तिलैया, मैथन, पंचेत और कोनार बांधों को किस नदी पर बनाया गया है। चंबल, बेतवा, महानदी या दामोदर। तो किस नदी पर बनाया गया है, ये आपका बनाया गया है 7 नंबर का हो जाएगा आपका डी, दामोदर नदी पर बनाया गया है। तिलैया बांध, मैथन बांध, पंचेत बांध और कोनार बांध। 8 नंबर कह रहा है कि मैथन डैम किस नदी पर स्थित है। ये तो यही वाला फिर से है, इसमें ये मैथन डैम, मैथन ये बांध हो गया। इसमें कह रहा है कि मैथन डैम किस नदी पर स्थित है। ए में है गंगा, बी में है कोसी, सी में है बराकर, डी में है सोन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बराकर नदी पर है, जो कि दामोदर की सहायक नदी है, यानी हो जाएगा हमारा सी राइट आंसर। 9 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ए में कह रहा है कि महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, बी कह रहा है कि गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में है, सी कह रहा है कि कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, डी कह रहा है कि ताप्ती नदी का उद्गम MP में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला में तो है कि महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, तो ये सही है। महानदी का आपका अमरकंटक पहाड़ से होता है, जो कि छत्तीसगढ़ और MP की सीमा पे है। दूसरा है कि गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में है, तो ये भी सही है। 3rd कह रहा है कि कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, तो आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये कर्नाटक में है, इसका उत्पन्न होता है, उद्गम होता है। डी कह रहा है कि ताप्ती नदी का उद्गम MP में है, तो ये सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सही नहीं पूछा था, तो सी हमारा राइट आंसर होगा। 10 कह रहा है कि गंगा के मैदान को एक के रूप में वर्णित किया जाता है, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे जियोसिंक्लाइन भी कहा जाता है। 11 कह रहा है कि कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिम घाट को क्या कहते हैं। नीलगिरी, अन्नामलई, सहाद्री या पाल घाट। तो पश्चिम घाट में क्या कहा जाता है, पश्चिम घाट को कर्नाटक और महाराष्ट्र में सहाद्री के नाम से जाना जाता है। 12 नंबर पर चलते हैं। इसमें पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ए में है नाथुला सिक्किम, बी में है रोहतांग हिमाचल प्रदेश, सी में है सिपकिला जम्मू कश्मीर, डी में है बोमडिला अरुणाचल प्रदेश। तो पूछ रहा है सुमेलित नहीं है, नाथुला सिक्किम, तो नाथुला जेलेपला तो सिक्किम में है। बी कह रहा है रोहतांग हिमाचल प्रदेश, तो ये भी सही है। सिपकिला जम्मू कश्मीर में ना होकर कहाँ है, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, तो पूछ रहा था सही नहीं है, यानी सी हमारा राइट आंसर होगा। 13 नंबर पूछ रहा है कि स्तंभ 1 से स्तंभ 2 को मिलाना है, तो पूछ रहा है कि इसमें नदी कौन सा है, तो नदी हो जाएगा आपका भीमा, तो एक का 3 हो जाएगा। अब इसमें से मिला सकते हैं, 3 किसमें है, इसमें भी और इसमें, तो ये दोनों कट गया। अब अगला है बी का 4 खुद ही दे दिया है, तो पठार हो जाएगा हदौती। पशु विहार वन्यजीव जंतु, तो ये है सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये हो जाएगा आपका ए। और खनन हो जाएगा आपका एक, क्या बच गया 2, तो 3 4 1 2, यानी कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका हो गया आपका बी। नेक्स्ट पे चलते हैं 14 नंबर। 14 पूछ रहा है कि नेफा पुराना नाम है। ए में अरुणाचल प्रदेश का, बी है मेघालय का, सी है मणिपुर का, डी है त्रिपुरा का। तो नेफा पुराना नाम किसका है, तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। नेफा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका होता है नॉर्थ ईस्ट
NEF है, इसे नेफा बोला जाता है। इसका होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। इसको हिंदी में कहा जाता है उत्तर पूर्व सीमांत प्रदेश। 15 नंबर पे चलते हैं। 15 नंबर कह रहा है कि क्या एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? ए में है हाँ, बी में है नहीं, सी में है कि अस्थायी तौर पर ही मात्र, डी में है नन ऑफ ऑल ऑफ द एबव। तो इसका क्या हो जाएगा कि एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों में राज्यपाल बनाया जा सकता है, तो यह हाँ होगा। कब से किया गया था? ये था 7वां संशोधन 1956 से, इससे पहले नहीं होता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 16 नंबर कह रहा है कि आपातकाल के दौरान संसद की समावधि को बढ़ाने के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए कह रहा है कि इसको एक बार में आपातकाल में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, तो ये सही है। बी कह रहा है कि इसको एक बार में आपातकाल में 8 माह तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। सी कह रहा है कि इसको आपातकाल के रुक जाने के बाद 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है, तो ये हो गया, ये आपका गलत है। इसमें कहा जाता है कि 6 माह के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 17 पे। 17 नंबर कह रहा है कि सूचना का अधिकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाने के लिए सूचनाओं तक पहुंच। 18 नंबर कह रहा है कि इनमें से किसने कहा कि भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? दीपक मिश्रा, रंजन गोगोई, NV रमन्ना। तो इसका राइट आंसर है NV रमन्ना ने कहे हैं कि भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 19 नंबर कह रहा है कि संविधान के अनुसार संघीय विधायी निकाय को क्या कहा जाता है? तो संघीय विधायी निकाय को कहा जाता है संसद, और राज्य के जो विधायी निकाय है उसे कहा जाता है राज्य विधान मंडल। 20 नंबर कह रहा है कि अर्थव्यवस्था में तृतीय श्रेणी का उद्योग और क्या कहलाता है? तो इसमें क्या हो जाता है? टोटल 3 है, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। तो तृतीय क्षेत्रक कहा जाता है सेवा क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र, और दूसरा को कहा जाता है औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र। इसमें पूछा था तृतीय श्रेणी को, तो इसे कहा जाता है सेवा क्षेत्र, यानी बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 21 कह रहा है कि सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र कहलाता है। ए में कह रहा है कि निजी क्षेत्र, बी में है सार्वजनिक क्षेत्र, सी में है मिश्रित क्षेत्र, डी में है असंगठित क्षेत्र। तो सरकार का स्वामित्व वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? तो सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है, जबकि निजी क्षेत्र में निजी व्यक्तियों के हाथ में स्वामित्व रहता है, और मिश्रित में क्या रहता है? जहाँ निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों विद्यमान होते हैं। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं हैं, जहाँ सरकार के पास भी कुछ चीज़ों का स्वामित्व है और किसी चीज़ का, बहुत सारे चीज़ों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के हाथ में है। तो ये हो जाएगा आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था, अगर पूछे कि भारत में कौन सी है। तो इसमें पूछा था कि सरकार का स्वामित्व का क्षेत्र, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र। 22 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन का इष्टतम स्तर वह है जहाँ ए में कह रहा है कि LAC तथा LMC दोनों न्यूनतम है, बी में कह रहा है कि LMC न्यूनतम है तथा LMC लेस देन LAC, सी में कह रहा है कि LAC न्यूनतम है तथा LMC इज ग्रेटर देन LAC, डी में कह रहा है कि LAC न्यूनतम है तथा LAC बराबर LMC। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका डी, कि LAC न्यूनतम है तथा LAC बराबर LMC। इसमें थोड़ा सा विस्तार देख सकते हैं। इसमें LAC का मतलब होता है लॉन्ग रन, एक सेकेंड, इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉन्ग रेंज एवरेज कोस्ट, या रन इसको बोला जाता है, लॉन्ग रन एवरेज कोस्ट। तो इसमें होता है कि जैसे एवरेज कोस्ट जो हो वो न्यूनतम हो, और LAC यानी कि जो लॉन्ग रन एवरेज कोस्ट हो LMC के बराबर हो। LMC का मतलब होता है लॉन्ग रन मार्जिनल कोस्ट, मार्जिनल कोस्ट। तब जब ये दोनों बराबर होंगे और LAC न्यूनतम होगा तो क्या हो जाएगा? इस समय हो जाएगा इष्टतम स्तर। और अगर LMC इज लेस देन LAC होगा तो इसका मतलब होता है कि LAC गिर रहा है, यानी कि औसत दर जो है कम रहा है। और जब LMC इज ग्रेटर देन LAC होता है तो इसका मतलब होता है कि LAC बढ़ रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं 23 पे। इसका राइट आंसर क्या था? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा कि LAC न्यूनतम है तथा LAC बराबर LMC। 23 कह रहा है कि भारतीय नेताओं की कौन सी पार्टी संवैधानिक पार्टी बनी? ए में है कि भारतीय उदारवादी संघ, बी में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सी में कह रहा है कि स्वराज दल, डी में कह रहा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका हो जाएगा आपका सी, स्वराज दल। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 24 कह रहा है कि गांधी जी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा को कौन सा आंदोलन कहा जाता है? नमक सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या एक से अधिक। तो दांडी यात्रा को कहा जाता है नमक सत्याग्रह, ये हमारा राइट आंसर होगा। 25 कह रहा है कि वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया वह किस शहर में हुई थी? लखनऊ में, लाहौर में, इलाहाबाद में या कराची में? तो ये इलाहाबाद में हुई थी। 26 पे चलते हैं।
26 कह रहा है कि रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। बी कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंधित करना। सी कह रहा है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तार करना। डी कह रहा है कि देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाना। तो रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध का मेन रीजन था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित किया गया था। इसके द्वारा कभी भी बिना किसी अपील दलील को गिरफ्तार किया जा सकता था किसी को भी, इसीलिए कहा जाता था रॉलेट एक्ट को बिना अपील बिना दलील का कानून, यानी ये हमारा राइट आंसर है। 27 कह रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरमदलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले। तो नरम दलीय के रूप में नहीं जाना जाता है, तो ये हो जाएगा, यानी गरम दल है तो नरम दल दादा भाई नौरोजी भी थे, गोपाल कृष्ण गोखले भी थे, एम.जी. रानाडे भी थे। जबकि बाल गंगाधर तिलक ये गरम दल वाले में आते थे। गरम दल वाले में कौन कौन थे, तो लाल बाल पाल तथा अरविंद घोष तथा घोष। इसमें क्या हो जाएगा, लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल हो गया बाल गंगाधर तिलक, पाल मतलब हो गया बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। ये सब चार जो थे वो गरम दल वाले थे। जबकि नरम दल वाले में थे दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले। इसके साथ ही 2-3 और हैं, जैसे कि आपका हो जाएगा फिरोज शाह मेहता हो गए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गए, दिनसा बादशाह, व्योमेश चंद्र बनर्जी। उसके बाद सबसे बड़ा था गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय। ये सब जो थे वो नरम दल वाले थे और गरम दल में मेनली 4 ही थे, लाल बाल पाल और अरविंद घोष। 28 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उग्रपंथी यानी गरम दल नरम दल, यानी कि जो ठंडे दल वाले थे यानी नरमपंथी और जो गरम दल वाले थे उग्रपंथी के अलग कब हुए थे, 1905 में, 1907 में, 1919 में, 1921 में। तो ये बार बार ये प्रश्न रिपीट हो रहा था, कब अलग हुए थे, तो 1907 में। किस अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में। उस अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में अलग हुए थे। 29 कह रहा है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। तो इसका तत्कालीन कारण था चर्बी वाले कारतूस। इस समय क्या हुआ था कि इनफील्ड राइफल का इस्तेमाल किया गया था, जिसको कि दांत से काटना पड़ता था, जो हिंदू और मुस्लिम सैनिकों को धार्मिक भावनाओं के खिलाफ था। इसलिए चर्बी वाले कारतूस के कारण ही तत्कालीन कारण बना, जो कि 1857 विद्रोह का। 30 कह रहा है कि किसने वेदों की ओर लौटने का नारा दिया। दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय। तो वेदों की ओर लौटने का नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने दिए थे। इसके साथ ही दयानंद सरस्वती 1815 में आर्य समाज की भी स्थापना करते हैं, 1825 में, ये भी ध्यान में रख सकते हैं। 1875, एक सेकेंड, इसमें है कि किसने वेदों की ओर लौटने का नारा दिया था, तो दयानंद सरस्वती ने दिए थे और इसने आर्य समाज की स्थापना किया था 1875 में। नेक्स्ट पे चलते हैं। 31 कह रहा है कि कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। वारेन हेस्टिंग ने, लॉर्ड बेलेजनी ने, लॉर्ड कर्नवालिस ने, और डी में है नन ऑफ द एबव। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में किसने किया था, तो ये किया था लॉर्ड बेलेजनी ने 1800 में, यानी कि हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। 32 कह रहा है कि क्लाइव बंगाल कब वापिस इसके गवर्नर के रूप में लौटा। तो क्लाइव का कार्यकाल कब से कब तक था, तो पहला था इसका 1757 से 60 और दूसरा था आपका 1765 से 67। तो 57 से 60 प्लासी के युद्ध के समय भी ये क्लाइव रहता है। उसके बाद आपका बन जाता है ये 1765 से, जब बक्सर का युद्ध 1764 में खत्म होता है तो इलाहाबाद की संधि कराने के लिए वापिस आता है क्लाइव, और वो फिर 67 तक रहता है। बीच में 60 से 65 रहता है बेंसीटाट, जिसी के काल में आपका ये पूछ सकता है कि बक्सर का युद्ध किसके काल में हुआ था, तो बेंसीटाट के। ये आपका रहा था 1760 से 65। 1760 में थोड़े दिन के लिए हॉलवेल भी बना है, हॉलवेल, जिसने हॉलवेल की घटना का जिक्र किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किस वापिस कब लौटा था, तो वापिस लौटा था 65 में और रहा था 67 तक, 1765 से 67। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 33 पे चलते हैं। 33 कह रहा है कि रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी, 75 में, 74 में, 77 में या 76 में। ये 1877 में बनी थी महारानी विक्टोरिया, भारत की महारानी घोषित हुई थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। 34 कह रहा है कि अलीवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था, तो इसको 1733 में नियुक्त किया गया था। 35 है कि शेर शाह अच्छी तरह से अपने प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध है, विशेष रूप से अपने क्रय विक्रय नियंत्रण प्रणाली, भूमि राजस्व प्रणाली, मनसबदारी प्रणाली या न्याय व आदेश। तो ये मेनली रूप से जाना जाता है भूमि राजस्व प्रणाली के लिए। 36 का रहा है कि नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया, तो ये उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाते हैं। ये सब PYQ है। 37 कह रहा है कि खिजलियों की राज व्यवस्था का अग्रदूत कौन था, तो इसका अग्रदूत था बलवन।
बलबन का ही राज व्यवस्था जैसा था वही अनुकरण खिलजी भी करता था, तो इसलिए इसे अग्रदूत कहा गया है। 38 कह रहा है कि किन राजाओं के द्वारा नागरथ को व्यापार और व्यवसाय को संपन्न कराने के लिए सुपुर्द किया था। ए में है चोल वंश, बी में है पुष्यभूति वंश, डी में है मौर्य वंश। तो चोल वंश को सुपुर्द किया गया था। 39 है कि कौटिल्य कितने प्रकार के दासों का उल्लेख करता है, तो कौटिल्य 9 प्रकार के दासों का उल्लेख करते हैं। 40 में है कि अजीपक संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ए में है कि मखली गोसाल इसके सबसे महत्वपूर्ण नेता थे, तो ये तो सही है, मखली गोसाल इसके नेता थे। 2 में कह रहा है, बी में कि दर्शन का केंद्रीय विचार नियति था जो कि भाग्य है, ये भी सही है। सी कह रहा है कि जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव किया जाता था, तो ये गलत है, भेदभाव नहीं किया जाता था। डी है कि आजीविकों की बैठने के लिए नियमित सभाएं होती थी, तो ये भी सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और डी, यानी बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं 41 पे। 41 कह रहा है कि किस सिंधु सभ्यता स्थल से 2 कमरे का बैरक मिला है, तो ये हड़प्पा से मिला है। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है, 42 कह रहा है, तो इसका मतलब होता है कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूमिस्मेटिक्स। 43 है कि बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है, तो ये दरभंगा के कदीराबाद करके कुछ था, PYQ में पूछा था, इसको देख लीजिएगा कहाँ बना है, ये करेंट में भी है और PYQ में भी है। नेक्स्ट कह रहा है ये दरभंगा में बना है। 44 है कि निम्न में से भूअवध राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा या बिहार। तो लैंडलॉक स्टेट वैसा स्टेट को कहा जाता है भूअवध जिसका कि समुद्र से नहीं मिलती है तटरेखा, तो बिहार का नहीं मिलती, क्योंकि इसके उत्तर में क्या है, इसके उत्तर में आपका है नेपाल, दक्षिण में आपका है झारखंड, और पूरब में है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में है आपका यूपी। तो इसका ये तो लैंडलॉक स्टेट हो गया, क्योंकि इसका समुद्र से नहीं मिलता है। समुद्र से कितनी राज्यों को मिलता है सीमा, तो ये टोटल 9 को मिलता है, 9 का। पहला में क्या हो जाएगा, अगर इधर से देखा जाए तो इसका पहला हो जाएगा, यहाँ पे आपका पहला नंबर पे है गुजरात, दूसरा पे हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, तीसरा में हो जाएगा गोवा, चौथा में हो जाएगा आपका कर्नाटक, पाँचवा में हो जाएगा केरल। तो ये हो जाएगा आपका पश्चिम तट पर। जबकि इधर से जब आइएगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका तमिलनाडु, छठा नंबर पे तमिलनाडु, 7 में हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, 8 में हो जाएगा आपका उड़ीसा, और 9 में हो गया वेस्ट बंगाल, यहाँ पे वेस्ट बंगाल। इसको फिर से देख सकते हैं, जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उसके बाद हो गया यहाँ पे उड़ीसा और इधर वेस्ट बंगाल। टोटल 9 राज्यों की सीमा लगती है आपकी समुद्र से। 45 कह रहा है कि बिहार में बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए में कि लघु वित्त बैंकों के मामले में ऋण जमा अनुपात अधिकतम होता है, तो ये सही है। बी कह रहा है कि बिहार का ऋण जमा अनुपात राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम है, तो ये भी सही है। सी कह रहा है कि अग्रिमों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हिस्सेदारी सबसे अधिक है, तो ये भी सही है। पूछ रहा था कौन सा सही है, तो इसका हो जाएगा डी की 1 से अधिक। 46 है कि बिहार में चावल शोध एवं विकास संस्थान अवस्थित है, तो ये कहाँ अवस्थित है, तो ये रोहतास में अवस्थित है। और अगर भारत में पूछेगा तो वो कहाँ है, तो कटक में है, भारत का कटक। और ओवरऑल अगर विश्व में पूछेगा तो फिलीपींस के मनीला में। नेक्स्ट पे चलते हैं। 57 कह रहा है कि निम्न में से कुल कितने लोग 26 जनवरी 1950 से 2024 के प्रारंभ तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो टोटल अब तक 23 लोग रहे हैं। ये जनवरी 2024 से पूछ रहा है, 2024 के प्रारंभ तक, यानी कि शुरू के 24 तक। वर्तमान में अगर पूछेगा तो फिर 1-2 बढ़ जाएगा। ऐसे पूछेगा, अभी मेनली पूछेगा कि सीएम जो हैं वो नीतीश कुमार कितने बार का शपथ लिए हैं, तो ये 10वीं बार शपथ लिए हैं, ये भी पूछ सकता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब तक 23 लोग बन चुके हैं। 48 है कि भारत के राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे। ए में है कि बिहार, बी में है यूपी, सी में है मेघालय, डी में है वेस्ट बंगाल। तो रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल थे। इसमें कह रहा है कि बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था। तो इसमें जैसे टोटल एक बीघा में 20 कट्ठा होता है, तो 20 कट्ठा के 3 कट्ठे पे यानी कि 3/20 जो अच्छे ज़मीन होते थे उस पर खेती करवाया जाता था। इसका खत्म 1917 में करते हैं महात्मा गांधी। प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है 3 कट्ठिया प्रथा को। तो ये हो गया आपका 3/20। 50 नंबर कह रहा है कि बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है का गठन किस वर्ष हुआ। 1908, 1910, 1906 या 1 से अधिक। तो इसका गठन कब हुआ था, तो 1908 में हुआ था बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी।
51 है कि कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 ईस्वी के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे, तो ये आरा में शामिल हुए थे। 52 कह रहा है कि विद्युत विभवांतर की इकाई है अमीटर, वोल्टमीटर या गैल्वेनोमीटर। ये देख थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा, यहाँ पे वोल्टामीटर कर दिया तो ये नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा वोल्टमीटर। 53 कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो 3 गुना, कल भी ये पूछा था कि जब 2 गुना बढ़ जाएगा तो कितना क्या होता है इसका फॉर्मूला, हाफ mv²। तो जब 2 गुना हो जाता था तो 4 गुना हो जाता था, जबकि 3 गुना पूछ रहा है तो 3v² हो जाएगा, यानी 9 गुना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 54 कह रहा है कि वाहन से सफ़र करने वाले व्यक्ति अचानक ब्रेक लगने पर आगे की ओर गिर पड़ता है, क्योंकि ये जड़त्व के कारण होता है, गति के जड़त्व के कारण। वो चाहता है कि हमेशा गति में रहें, जब अचानक ब्रेक लगता है तो जड़त्व के कारण वो आगे की ओर झुक जाता है। 55 कह रहा है कि सोनार में किस तरंगे उत्पन्न होती है, तो इसमें पराध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है। 56 कह रहा है कि किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, तो सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, फिर द्रव में, फिर गैस में और निर्वात में नहीं जाती है। तो अधिकतम पूछा है तो इसलिए बी हो जाएगा राइट आंसर। 57 कह रहा है कि एक घर में 60 वाट के 5 लैंप और 75 वाट के 4 पंखे प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग में लिए जाते हैं, तो 30 दिन अगर एक महीना में 30 दिन है तो उसमें टोटल कितना यूनिट उठेगा। तो इसमें क्या कह रहा है, जैसे 60 वाट ऐसा न्यूमेरिकल पूछा था 71वीं में, न्यूमेरिकल पूछ सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा 60 वाट का 5 लैंप पूछ कह रहा है और 6 घंटे चला है, टोटल कितने दिन, 30 दिन। तो इसको 1 वाट में 1000 घंटा होता है, तो 1000 से भागा दे के इसको निकाला जाता है। तो 0 से 0 कट गया, 1 0 से इधर कट गया, 5 दूनी 10 और 2 तिया 6, तो कितना हो गया 6 तिया 18, 18 तिया 54 यूनिट उठ गया आपका लैंप से 54 यूनिट। और अगर पंखे का देखा जाए तो इसका कितना आएगा, तो इसका निकालिए आप, यहाँ पे 75 वाट कह रहा है कि 4 पंखा, 6 घंटा ये भी चला है और 30 दिन ये भी चला है, तो बटा 1000 से भागा देना होता है। तो 1 0 से 1 0 कट गया, इधर हो गया आपका 25 4 100 और 25 तिया 75, तो 6 तिया 18 तिया 54, तो 54 यूनिट उठ जाएगा आपका पंखा से भी। तो टोटल पूछा है तो टोटल 54 कितना हो जाएगा 108 यूनिट, यानी ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 58 पे चलते हैं। 58 में है कि नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी, तो ये खोज किया था हॉर्न एवं स्टॉल्समन, इसको देख सकते हैं, है बी आंसर हो जाएगा, हॉर्न एवं स्टॉल्समन ने किया था। 59 है कि सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन सा है, तो सबसे कठोर तत्व होता है आपका हीरा। 60 नंबर है कि निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं की परिरक्षण में प्रयोग होता है, तो खाने के परीक्षण के लिए क्या प्रयोग होता है, तो सोडियम बेंजोएट का यूज होता है। 61 है कि कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है, तो कैल्शियम का परमाणु संख्या आपका 20 है। 62 में है कि सल्फर को गर्म रबड़ में जोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है, तो ये कहलाता है बल्केनाइजेशन, बल्कनीकरण। इसमें सल्फर यूज होता है और रबड़ को गर्म किया जाता है। 63 है कि रसोई गैस मुख्ता होती है, तो इसमें क्या क्या होता है, मेनली इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, ब्यूटेन एंड प्रोपेन। और इसमें जो गंध के लिए यूज किया जाता है उसका नाम है एथिल मरकैप्टन, लेकिन इसमें ऑप्शन तो है नहीं ब्यूटेन और प्रोपेन, तो थोड़ी मात्रा में मीथेन होता है, इसलिए इसको सी मान लिया है। 64 है कि अग्नि बुझाने के यंत्र में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो 64 में इसका हो जाएगा आपका सोडियम बेंजोएट का यूज होता है। किसमें ऑप्शन में सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटास एलेम या पोटेशियम नाइट्रेट, तो 64 का हो जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ऐसे अग्नि बुझाने में हो जाता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। 65 कह रहा है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, तो ऑक्सीजन को खोज किए थे ए प्रिस्टले ने। 66 है कि अनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक हैं, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है ग्रेगर मेंडल को। 67 है कि निम्न में से कौन सा प्राणी स्तनपायी है, ए में है तलवार मछली, बी में है समुद्री घोड़ा, सी में है व्हेल, डी में है मगरमच्छ। तो स्तनपायी कौन सा है इस ऑप्शन में, तो 67 का हो जाएगा आपका सी व्हेल हो जाएगा। 68 है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम कौन सी है, ए में है टिबिया, बी में है रेडियस, सी में है फीमर, डी में है अल्ना। तो सबसे लंबी हड्डी कौन सी हो जाएगी, तो फीमर हो जाएगा। 69 है कि रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है, तो रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन चाहिए के। 70 कह रहा है कि मानव शरीर का सबसे संकुचनशील अंश है, तो सबसे संकुचनशील अंश हो जाता है आइरिश, आंख का। 71 है कि एड्स का पूर्ण रूप है, तो एड्स का पूरा रूप क्या होता है, तो इसका हो जाएगा आपका शीक, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। 72 है कि प्रकाश संश्लेषण है, तो इसमें क्या होता है, उष्मा का शोषण होता है, उष्मा निकलता है, तो इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, उष्मा का शोषण किया जाता है, सनलाइट में होता है।
ए हो जाएगा। 73 है कि सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा होती है। ए में है चने में, बी में है मटर में, सी में है सोयाबीन में, डी में है अरहर में। तो प्रोटीन तो सब में होता है, लेकिन पूछा है मैक्सिमम किस में होता है, तो मैक्सिमम होता है सोयाबीन में। इसके बाद आ जाएगा मूंगफली में। 74 पे चलते हैं। 74 कह रहा है कि साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण हैं, तो ये मोनेरा के हैं, साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा। 75 कह रहा है कि रेशम किससे उत्पन्न होता है, तो रेशम के कीड़े की प्यूपा से निकलता है रेशम। 76 है कि यहाँ सब करेंट आ गया कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड NSAB के पुनर्गठन में निम्नलिखित में से किसे NSAB का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आलोक जोशी को नियुक्त किया गया है। 77 है कि भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में निम्नलिखित में से किन राज्यों के जमीनी स्तर के चुनाव अधिकारी ने भाग लिया, तो इसमें बिहार के भाग लिए थे, यूपी, दिल्ली और हरियाणा के भाग लिए थे, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। 78 कह रहा है कि विश्व टूना दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य वैश्विक खाद्य सुरक्षा और समुद्री जैव विविधता में टूना मछली के महत्व को उजागर करना है। तो टूना से याद कर लीजिएगा दूना, यानी 2 मई। 79 है कि मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता, ये हैदराबाद में आयोजित हुआ था ये प्रतियोगिता, तो इसमें जीता था अपोला सुचाता चुआंगश्री, ओपल सुचाता चुआंगश्री, ये फिलीपींस की थी। फिर 80 नंबर कह रहा है कि मई 2025 में यूरोपीय संघ नौसेना बल के किन 2 जहाज़ों ने पहली बार मुंबई का दौरा किया। 80 नंबर में ए में कह रहा है कि यहाँ पे बता दिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि ओपाला सुचाता चुआंगसी कहाँ की है, तो ये फिलीपींस की ना हो कि थाईलैंड की है, थाईलैंड की पहली महिला बनी थी मिस वर्ल्ड, तो इसका हो जाएगा आपका ओपल सुजाता चुआंगसी कहाँ की है, ये भी पूछ सकता है, तो ये थाईलैंड की है। इसमें कह रहा था कि मई 2025 में यूरोपीय संघ नौसेना बल के किन 2 जहाज़ों ने पहली बार मुंबई का दौरा किया, तो 80 का हो जाएगा आपका ए कि ESPS रीना सोफिया और ITS एंटोनियो मार्सिग्लिया, यानी ये हमारा राइट आंसर है। 81 कह रहा है कि हाल ही में टेनिस खिलाड़ी ईगा स्वीटेक ने किसे हराकर अपना पहला विंबलडन खिताब जीता, विंबलडन, ये कल भी पिछले सेट में भी था 50 नंबर में, अमांडा ओनिशिमोवा, इसका सी हमारा राइट आंसर होगा। 82 कह रहा है कि हाल ही में US ओपन पुरुष सिंगल का खिताब जीतने वाले 20 वर्षीय भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है, तो 82 का आपका हो जाएगा डी, आयुष शेट्टी। 83 है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 जुलाई 2025 को मोतिहारी बिहार में घोषित नई रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, कल भी था, तो इसका क्या था, 15,000 दिया जाएगा। 84 है कि महाराष्ट्र सरकार ने औद्योगिक विकास के लिए किस वैश्विक निवेश फर्म के साथ 5,127 करोड़ के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो किसके साथ किया है, तो ब्लैक स्टोन ग्रुप के साथ किया है। 85 है कि भारत की अंतरिक्ष निगरानी क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने किस संगठन के साथ साझेदारी किया है, तो किया आपका DRDO के साथ, थोड़ा सा यहाँ पे धुंधला आ गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं 86 पे। 86 कह रहा है कि बिहार की किस स्टेडियम में पेरिस ओलंपिक स्तर का अंतर्राष्ट्रीय रनिंग ट्रैक तैयार किया जा रहा है। ए में है मोइनुल हक स्टेडियम पटना, बी में है पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पटना, सी में है संजय गांधी स्टेडियम पटना, डी में है राजेंद्र स्टेडियम छपरा। तो ये किया गया है आपका पाटलिपुत्र कॉम्प्लेक्स पटना, इसको दूसरा नाम ऐसे भी कहा जा सकता है पाटलिपुत्र एथलेटिक्स स्टेडियम, इसका नाम है पाटलिपुत्र एथलेटिक्स, यहीं शुरुआत किया गया। इसका टोटल बजट था आपका 22 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। 87 है कि वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय महिला मुक्केबाजी में कौन शामिल है, ये भी कल था कि जस्मीन लबोरिया, साक्षी और नुपुर, यानी बी हमारा राइट आंसर था। 88 कह रहा है कि 5 मई 2025 को यमन के राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद द्वारा किसे नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है, सलीम सालेह बिन ब्रिक को। 89 है कि भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना 2025 के तहत उपचार की अधिकतम सीमा कितनी निर्धारित की गई है, तो ये 1.5 लाख निर्धारित किया गया है। 90 है कि बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों को प्रति माह कितनी यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की व्यवस्था की है, तो 125 यूनिट देने की व्यवस्था की है। 91 है कि भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान के वरिष्ठ वायु कर्मचारी अधिकारी SASO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एयर मार्शल जसवीर सिंह मान, यानी बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा एयर मार्शल जसवीर सिंह मान।
92 है कि अंडमान और निकोबार द्वीप के 18वें कमांडर इन चीफ के रूप में 1 जून 2025 को किसने पदभार संभाला? तो ये संभाला है दिनेश सिंह राणा, लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा। 93 कह रहा है कि 30 मई 2025 से टाटा केमिकल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है एस पद्मनाभन को। 94 है कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा लंदन में नीलामी से खरीदी गई ऐतिहासिक तलवार किस मराठा योद्धा से संबंधित था? तो ये रघुजी भोसले प्रथम से संबंधित था। 95 है कि केंद्र सरकार ने 2025-26 के पेराई सत्र के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य FRP कितना निर्धारित किया है? जो 10.25% की मूल रिकवरी दर पर निर्धारित है। तो ये निर्धारित किया है 355 प्रति क्विंटल। 96 का कि RPF की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सोनाली मिश्रा को नियुक्त किया गया है। 97 है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संजोग गुप्ता। 98 है कि बिहार के किस शहर को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सबसे अच्छा हवा वाले शहर के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तीसरा स्थान मिला है गया को। ये इंपॉर्टेंट है। 99 कह रहा है कि मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के तहत बिहार सरकार ने किस समुदाय के उत्थान के लिए विशेष योजनाओं को मंजूरी दी है? तो ये महादलित समुदाय के उत्थान के लिए दी है। 100 है कि बिहार के किस जिले में कोसी नदी के कटाव को रोकने के लिए हाइड्रोलिक पोक्यूपाइन तकनीक का पहली बार प्रयोग किया गया, सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है? तो ये सुपौल में किया गया है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है, इसका PDF आपको ISPCS सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद। किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा।